नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर नया सवेरा के इस बेहद खास अंक में। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात। सुप्रभात आंचल, धन्यवाद। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें और नया सवेरा में जिन प्रमुख खबरों में अगले 1 घंटे में हमारी नजर रहने वाली है वो है ताइवान के राजधानी ताइपे में भूकंप आया है। इसका रिक्टर स्केल 7.7 मापा गया है। बिल्कुल, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपके साथ करेंगे साझा। वहीं चुनावी शंखनाद जो है वो तमाम राज्यों में हो चुका है और हम आज देखेंगे कि कई बड़े जो नाम है वो नामांकन भरने की तैयारी में है, जिसमें जो कोटा बूंदी की अगर क्षेत्र की बात करें आंचल तो ओम बिरला है, साथ ही साथ अगर वायनाड की बात करें तो राहुल गांधी हैं और साथ ही साथ अगर स्टार प्रचारक जो हैं वो भी चुनाव अभियान में अपनी पूरी जी तोड़ कोशिश लगा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों की तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी बैठक आज से शुरू होनी है। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है नए। उम्मीद है जब ये पॉलिसी बैठक खत्म होगी तो क्या एक रेट कट दिया जाएगा या नहीं, इस पर रहेगी सबकी नजरें। बात होगी खेल जगत, आर्थिक जगत और साथ ही साथ ग्लैमर वर्ल्ड की भी। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। ताइवान की राजधानी ताइपे में 7.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप। हुआलिन में कई इमारतें गिरी। जापान और फिलीपींस में सुनामी की चेतावनी के बाद ओकिनावा में विमान सेवा पर रोक। अमित शाह यूपी के मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में करेंगे चुनावी रैली। तो वहीं इंदौर उज्जैन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद राजस्थान रवाना होंगे जेपी नड्डा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी आज मध्य प्रदेश में संभालेंगे कमान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज राजस्थान के कोटा बूंदी से भरेंगे नामांकन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वायनाड से दाखिल करेंगे पर्चा। तो वहीं बिहार के हाई प्रोफाइल पूर्णिया सीट से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती भी नामांकन करेंगी दाखिल। बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव। बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाने पर पार्टी अध्यक्ष के पास भेजा प्रस्ताव। अब आखिरी फैसले का इंतजार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। कल ही ईडी ने गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा, आपने सीएम केजरीवाल के जरिए की मनी लॉन्ड्रिंग। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से 3 दिन तक की समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती होने की भी है उम्मीद। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर 28 रन की धमाकेदार जीत। आरसीबी की पिछले 4 मैचों में तीसरी हार। आज दिल्ली कैपिटल्स का कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा सामना। और आइए अब जानते हैं इन सभी बड़ी खबरों को। तो नया सवेरा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ताइवान की राजधानी ताइपे में आज तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई है। हुआलिन इलाके में भूकंप के जोरदार झटके के कारण कई बिल्डिंग हिल गई हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। यहां स्पीड ट्रेन सर्विस पर रोक लगा दी गई है। इस बीच जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने 1 से 3 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। जापान ने दक्षिणी द्वीप समूह ओकिनावा के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। फिलीपींस में भी सुनामी की चेतावनी दी गई है। ताइपे में इसे 25 साल में सबसे बड़ा भूकंप कहा जा रहा है। जापान के ओकिनावा में विमान सेवाओं पर अब रोक लगा दी गई है।
और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अमृतपाल जुड़ गए हैं। अमृत, अगर देखा जाए तो ये तस्वीरें जो हैं उन्हें देखकर साफ पता लगता है कि कितना विभत्स रहा होगा ये भूकंप। इसकी जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई है। जापान के लिए हालांकि ये नया नहीं है, लेकिन अगर कुछ सालों के इतिहास की बात की जाए तो काफी तीव्र रहा आज का ये भूकंप। बिल्कुल जी, काफी तीव्र अर्थक्वेक है, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है ये काफी हाई मैग्नीट्यूड है। आप ठीक कह रही हैं कि ये जो पूरा रीजन है वो एक सीस्मिक फॉल्ट लाइन पे है। जापान में हर वक्त अर्थक्वेक आता रहता है, कम इंटेंसिटी का, पर अर्थक्वेक आता रहता है। ताइवान में इतने लेवल का अर्थक्वेक, ये स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक है पिछले 25 सालों में। मल्टीपल बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई हैं ईस्टर्न ताइवान में। अभी कैजुअलिटीज पर कोई फिगर नहीं दिया जा रहा। इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई हैं, और जो लोगों की कम्यूट है वो उस पर रोक लगा दी गई है। लोग अपने घरों से बाहर आके ओपन एरियाज में कैंप किए हुए हैं, और क्योंकि जो स्काई स्क्रेपर्स हैं, ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वो गिर गई हैं। दूसरा, जैसे आपने बताया कि सुनामी वार्निंग्स इशू हो गई हैं ताइवान में, ओकिनावा में, फिलीपींस में, क्योंकि ये पूरा एरिया इससे प्रभावित हुआ है। और इस जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर है, ये कहा जा रहा है कि करीब 18 किलोमीटर दूर है ताइवान के हुएलिन सिटी से, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक। और ये जो उनके ईस्ट कोस्ट पर सुनामी वार्निंग सेट ऑफ कर दी गई हैं। जी अमृतपाल, क्या ताइवान की सरकार की तरफ से लोगों के लिए कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? जी, उनको कहा गया है कि आप बिल्डिंग्स से बाहर आ जाएं, बिल्डिंग्स में ना रहें, क्योंकि वहाँ क्योंकि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो एक सेट प्रोटोकॉल है। लोग जो अपने बिल्ट अप एरियाज होते हैं उनको छोड़कर ओपन में कैंप कर लेते हैं। क्योंकि हमारे ईस्ट पर है वो, तो वहाँ अभी करीब 10 बज रहे हैं, तो वहाँ लोग, इनफैक्ट जब ये अर्थक्वेक आया था तो लोग ऑफिसेस को कम्यूट कर रहे थे सुबह। कुछ विजुअल्स आए हैं कि मेट्रो जो थी वो इतनी बुरी तरह हिल गई थी कि उसको रोकना पड़ा, पर थैंकफुली कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर बिल्डिंग्स जरूर कोलैप्स की हैं और कैजुअलिटीज होंगी, पर अभी उन पर फिगर्स नहीं है। और लोगों को सरकार ने जो उनकी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत लोग ओपन एरियाज में आके कैंप कर रहे हैं। जी अमृत, अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओकिनावा की जब हम बात कर रहे हैं, हुआलिन की हम बात कर रहे हैं, उस हिसाब से इनकी भौगोलिक स्थिति किस तरह से रहेगी? और खास तौर पर क्योंकि जापान में इस तरह के भूकंप और सुनामी आती है, तो जो मॉक ड्रिल्स करवाए जाते हैं, घरों की संरचना किस हिसाब से होती है ताकि कम से कम नुकसान हो? देखिए, वहां पर बिल्डिंग्स, खास करके अगर आप जापान की बात करें, क्योंकि जापान बिल्कुल ही सीस्मिक फॉल्ट लाइन पे है, तो वहां पर सभी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं। उनके स्काई स्क्रेपर्स है उनके बड़े शहरों में, और पर वो उनकी जो फाउंडेशंस होती हैं, जो नींव होती है, उसमें एक लचकीलापन होता है, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। आजकल इंडिया में भी जैसे आप दिल्ली एनसीआर के एरियाज देखें, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप के वो बिल्डिंग एक लेवल का अर्थक्वेक को झेल सकती है, पर अगर बहुत तीव्रता का है जैसे इस केस में, तो इस स्ट्रेंथ या इस इंटेंसिटी के अर्थक्वेक पर तो बिल्डिंग कोलैप्स कर ही जाएगी, पर वो होते हैं। दूसरा, उनकी प्रोटोकॉल्स रहती हैं कि अगर अर्थक्वेक आता है आपको कैसे। जी अमृतपाल, यहाँ आपको हम रोकना चाहेंगे। हमारे साथ ओपी मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं आप नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी से। मिस्टर मिश्रा, आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सुप्रभात। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ताइवान की राजधानी ताइपे में भयावह अर्थक्वेक जो आया है 7.7 रिक्टर स्केल का, आपसे जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या इस तरीके के जो अर्थक्वेक हैं वो हम देख रहे हैं लगातार, जापान हो, फिलीपींस हो या फिर ताइवान हो? देखिए, आज सुबह में 5:28:09 में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से
पहले 7.4 अर्थक्वेक इनिशियली इसको रिकॉर्ड किया गया है, और ये सब ओसेनिक अर्थक्वेक है, मैंने विद इन ओशन के बीच अंदर हुआ है। और ये जो है जितना सेस्मोजेनिक जोन है ताइवान का या फिलीपींस सी का या जापान का, बहुत से सब ओसेनिक अर्थक्वेक आते रहते हैं जो समुद्र के अंदर, और इसे काफी जो है सेस्मोजेनिक फॉल्ट्स है वहां पर। तो 7.5 अर्थक्वेक का यहाँ जो डेप्थ है सैलो है, तो अभी बहुत से उसके शेकिंग के चलते जिस बिल्डिंग का रेजिलियंस कम था वो बहुत से बिल्डिंग जो है वहां पर धराशायी हुई है, कोलैप्स हुआ है। और गनीमत यह है कि जस्ट करीब 7:44 पर एक आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड 1 से 1.2 लेस है। हमने नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो संस्थान है वहां पर हमने 6 पॉइंट उसका इनिशियली आफ्टर शॉक रिकॉर्ड किया। इसका मतलब है कि मेन शॉक के बाद जो एनर्जी रिलीज होना शुरू हुआ है वो 1 घंटा के करीब अंदर में हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन से अर्थक्वेक का इम्पैक्ट जो है अभी स्टडी का विषय है, लेकिन ये कहा जाता है कि बिगर अर्थक्वेक से जलवायु परिवर्तन का प्रोसेस जो है टिल्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से चलते होता है, या जलवायु परिवर्तन के मेल्टिंग से जो आपका पोलर रीजन में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि ये समुद्र के नीचे हुआ है, तो ये जो है नॉर्मल प्रोसेसेस है ताइवान का, फिलीपींस का, जापान का, और जो इवन की चाइना सी में, तो ये कोस्टल प्रोसेसेस है, इसका सब ओशनिक प्रोसेसेस है। और ये अर्थक्वेक हुए हैं, ये ऑलरेडी पहले भी इस तरह के समुद्र में अर्थक्वेक होते रहते हैं। ये सैलो और 7.5 है, इतना तो का ये नहीं है, लेकिन वेव जो है 300 किलोमीटर तक शायद प्रोपगेट करे, इसलिए अलार्म और अलर्ट दिया है वहां की सरकार ने, वहां के स्थान ने। तो इसको जलवायु परिवर्तन से जोड़ना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोसेस नॉर्मल है और हमेशा होता रहा है वहां पर। मिश्रा साहब, रीऑकरेंस भी लगातार जब भी हम जापान फिलीपींस की बात करते हैं, जब हम भूकंप के लिहाज से देखते हैं तो ये देखा गया है। ऐसे में क्योंकि ये समुद्र के नीचे आया है, प्री एजम्पशन या फिर कोई ऐसी आभास की स्थिति हम आज तक इन्वेंट कर पाए हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा बहुत पता लगा पाए कि ये हो सकता है? या देखिए, जो जितने 4 आर्क रीजन है जापान के, मतलब कि वॉल्केनिक फ्रंट और ट्रेंच के बीच का जो एरिया है, करीब करीब जापान में 80% अर्थक्वेक होते हैं। उसी तरह से ताइवान में भी जो 4 आर्क रीजन में अर्थक्वेक होते हैं, तो ये तो ऑलरेडी डिमार्केटेड जोन है कि ये सेस्मोजेनिक जोन है। जापान के जितने बड़े बड़े अर्थक्वेक हुए हैं, सानरिकु अर्थक्वेक, कोकी अर्थक्वेक, सेंडाई अर्थक्वेक जो 2011 में हुआ है, वो सब ओशनिक अर्थक्वेक, और वो इसलिए मैग्नीट्यूड 9 जो था जापान का सुनामी जेनिक था, और सुनामी जो है 30 मीटर हाइट तक गया। तो ये ऑलरेडी पूर्वानुमान का ये नहीं है, ऑलरेडी डिमार्केटेड जोन है, लेकिन कब होगा, किस में रप्चर होगा, किस टाइम टूटेगा, ये इसका अभी आभास नहीं हो पाया है। लेकिन जापान ने और ताइवान, इवन ताइवान ने भी रिस्क रेजिलियंट बिल्डिंग्स बनाए हैं, लेकिन जो बिल्डिंग का जो बियरिंग स्ट्रेंथ जो है उतना रेजिलियंट नहीं है, तो उस सेकी में गिर जाता। वो आपने अभी जापान में भी देखा हुआ, कोस्टल अर्थक्वेक कुछ दिन पहले हुआ था, तो ओल्डर बिल्डिंग्स वहां पर बहुत कोलैप्स हुए थे। और तो ये अर्थक्वेक होने के बाद के प्रोसेसेस और जो डिजास्टर्स जो वेव है उसका हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि कितना देर के अंदर कहां पर पहुंचेगा। लेकिन होने के पहले डिमार्केटेड जोन है, ये तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म अर्ली वार्निंग है कि ये जोन है, उस पर एहतियात बरतनी है। ठीक, ओपी मिश्रा जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अमृतपाल जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ताइवान की राजधानी ताइपे में 7.7 रिक्टर स्केल पे एक भयावह भूकंप आया है, जिसमें देखा गया है कि ताश के पत्ते की तरह जो बिल्डिंग्स है वहां ढह गई हैं। हालांकि 1 से 3 मीटर तक की सुनामी की चेतावनी भी दर्ज की गई है, और तमाम अपडेट्स आप तक आगे भी लाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नया सवेरा में ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद,
डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। मध्य प्रदेश में पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तमाम किलों को ध्वस्त किया था, लिहाजा इस बार भी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। तय रणनीति के अनुसार बीजेपी यहां की सभी 29 लोकसभा सीटों को क्लीन स्वीप करने के इरादे से चुनाव लड़ रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जबलपुर और शहडोल में रैली के अलावा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी स्थितियों का जायजा लिया। तो वहीं आज वो इंदौर और उज्जैन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो संसदीय सीट से प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा पन्ना में नामांकन दाखिल करेंगे। उनकी नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ये सब मौजूद रहेंगे। इस दौरान पन्ना के छत्रसाल स्टेडियम में विशाल जनसभा का भी आयोजन होगा। तो मध्य प्रदेश में भाजपा की पूरी तैयारियां हैं और 24 की चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं बात करें अगर कांग्रेस की मध्य प्रदेश की, तो कांग्रेस भी पिछली हार से सबक लेते हुए कुछ रणनीति पर काम कर रही है। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज कई प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। पार्टी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनखा और अरुण यादव एक साथ आज बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो का दौरा करेंगे। बैतूल, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो में कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। बैतूल से कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछला चुनाव हार चुके रामू टेकाम पर फिर से भरोसा जताया गया है। वहीं होशंगाबाद से संजय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात करें अगर टीकमगढ़ लोकसभा की, तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार हैं, जबकि इंडी गठबंधन के तहत खजुराहो सीट समाजवादी के हिस्से में आई है। यहां से पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव चुनाव लड़ रही हैं। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी का चुनावी मोर्चा संभालेंगे। अमित शाह आज मुजफ्फरनगर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वह मुरादाबाद में संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग के नामांकन में भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को बदायूं सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद से ही मीडिया में अटकलें थी कि सपा महासचिव शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव के इस फैसले से नाखुश हैं। लेकिन अब शिवपाल यादव ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर अपने बेटे के लिए बदायूं सीट से टिकट मांग ली है। यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास। तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। और लोकसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के तहत आज राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नामांकन दाखिल करेंगे। ओम बिरला के नामांकन रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। कोटा लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला की नामांकन रैली के साथ एक आम सभा होगी, जिसे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कई बीजेपी नेता संबोधित करने वाले हैं।
राजस्थान के अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। भूपेंद्र लगातार सघन चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं। डीडी न्यूज ने उनके प्रचार अभियान के दौरान भिवाड़ी में भूपेंद्र यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार के दौरान अभी भिवाड़ी में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, मातृभूमि हरियाणा और ये कर्म भूमि, आपने कर्म भूमि को चुना, कैसा रहा ये सफर? मैं तो पैदा भी अजमेर में हुआ था और मेरी तो सभी भूमि भोपाल की है और ये तो मेरा 40 साल का एक मेरा बहुत गहरा पारिवारिक सामाजिक रिश्ता है और अच्छा चल रहा है। कितना रिस्पॉन्स आपको लग रहा है कि अलवर की जनता? पूरा एकदम अभिभूत है हूँ और सारा जनता का सपोर्ट मोदी जी की गारंटी को। अलवर के लिए क्या योजनाएं हैं? भविष्य में आप सांसद बनेंगे, राज्यसभा से लोकसभा का सफर? मोदी जी की गारंटी को अलवर के गांव तक पहुंचाएंगे। मोदी जी की गारंटी को अलवर के गांव तक पहुंचाएंगे, ये कहना है भूपेंद्र यादव का, जो अलवर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, भिवाड़ी। और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जोधपुर में केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने भी गलत किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। लेकिन केंद्र सरकार जो कर रही है वो न्याय कम बदले की भावना ज्यादा लग रही है। जो भी इस प्रकार के प्रकरण में साजिश पूर्ण तरीके से लोग जानबूझ के ऐसा काम करते थे, चाहे कितने बड़े अधिकारी हों, किसी पार्टी जुड़े हों, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन कार्रवाई निष्पक्ष हो, प्रभावी हो और भविष्य में नौजवानों के जहन में एक विश्वास पैदा हो, इस दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? एजेंसी का दुरुपयोग कर अपने विरोधियों की आवाज को दबाने का काम कर रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। और नामांकन की इन प्रक्रियाओं पर बात करने के लिए हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं और भोपाल से जुड़े हुए हैं आदित्य। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, तो आज पन्ना को हीरा बनाने के लिए विष्णुदत्त शर्मा अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करने जा रहे हैं। साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी होगा, साथ ही एक आम सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन भी होगा। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जो है वो वहां पर पहुंचेंगी, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और पन्ना खजुराहो से एक बार फिर अगर देखें तो खजुराहो सीट से वीडी शर्मा अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता है, तो स्वाभाविक सी बात है पार्टी भी पूरा जोर लगाएगी और पार्टी भी पूरा दमखम के साथ ये बताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी किस तरीके से राज्य में चुनाव लड़ रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो भी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि 2 दिन का उनका मध्य प्रदेश का दौरा है और कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन। कल उन्होंने जबलपुर और शहडोल चूंकि ट्राइबल एरिया है वहां पर सभाएं ली है, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जबलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया और आज जो है वो मालवा का रुख कर रहे हैं। थोड़ी देर में जबलपुर से निकलने वाले हैं क्योंकि कल रात वहीं थे। उसके बाद अब वो जबलपुर जब और इंदौर और उज्जैन में अलग अलग जगहों पर पहुंच के कार्यकर्ताओं से तो मिलेंगे ही, साथ ही कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से 370 यानी कि हर बूथ पर 370 का जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुआ है उसका मंत्र वो दे रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें आंचल, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दम लगा रही है, क्योंकि दूसरे चरण की नॉमिनेशन का कल आखिरी दिन है। देखा जाए तो 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश की 7 सीटें उसमें से हैं और ये बैतूल हो, खजुराहो हो, नर्मदापुरम हो, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर कल नॉमिनेशन की लास्ट डे होगी। लिहाजा कई जगहों पर अपने अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन रैलीज में भी कांग्रेस के कई नेता, चाहे वो जीतू पटवारी हो, प्रदेश अध्यक्ष विवेक तनखा हो, राज्यसभा सांसद या केंद्रीय स्तर के नेता हो, वो भी पहुंचे। जी, यहाँ मुरारी से भी बात करना चाहेंगे। मुरारी, अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ 25 लोकसभा सीटों में अगर भाजपा की बात की जाए तो 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी जो मौजूदा सांसद हैं वो उतारे और फिर 15 नए चेहरे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और अगर नामांकन की बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष और सांसद कोटा बूंदी क्षेत्र से ओम बिरला आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं और भाजपा ने एक बार फिर उन पर विश्वास जताया है। बिल्कुल, चूंकि 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान में और पहले चरण के सारे नामांकन हो चुके हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन अभी जारी है। आज ओम बिरला अपना नामांकन भरेंगे। कल दुष्यंत सिंह ने झालावाड़ से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। आज कोटा में जो नामांकन होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री खुद, बजरलाल शर्मा खुद इसमें रहने वाले हैं
इसके अलावा पहले चरण के जो जो नामांकन उसके बाद से चुनाव प्रचार तेज हो गया है। अगर राजस्थान की बात करें तो सभी भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ सभी 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी भी बांसवाड़ा लोकसभा सीट है जहां कहा जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगी के लिए शायद वो सीट छोड़ी जा रही है, और उसके अलावा सारी सीटों की घोषणा कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेन पूरे जोर शोर से शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कोटपुतली से अपनी बड़ी रैली की। इससे पहले अमित शाह ने यहाँ पर रोड शो किया और कोर कमेटी की बैठक की। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 6 तारीख को स्वयं सोनिया, जो उनकी सीनियर लीडर है सोनिया गांधी, वो यहाँ जयपुर में मौजूद रहेंगी और मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी करेंगे। उसके बाद कांग्रेस का एक जो कैंपेन है गति पकड़ेगा। जी मुरारी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी करने की कोशिश करेंगे ओम बिरला, लेकिन उन्हें कड़ी चुनौती देने की कोशिश गुंजल भी कर रहे हैं, जो पहले भाजपा में थे, फिर भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कोटा में स्थिति थोड़ी सी काफ़ी कह सकते हैं सियासी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई है लोगों की, क्योंकि ओम बिरला लगातार तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके जो अगेंस्ट में जो कैंडिडेट है प्रहलाद गुंजल, वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं और हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन जिस तरह के पिछले दिनों मंच पर जो वहाँ के स्थानीय नेता है कांग्रेस के शांति धारीवाल, उनके बीच में और प्रहलाद गुंजल के बीच में जिस तरह की हॉट टॉक हुई, जिस तरह की बातचीत हुई, उसको लेकर बहुत विवाद लगातार बना हुआ है। शांति धारीवाल ने उनसे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन प्रहलाद गुंजल ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो सियासी मैसेज है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच किस तरह गति करता है, किस तरह काम करता है। प्रहलाद गुंजल को लेकर जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के समर्थक है, वो कितना समर्थन करते हैं, ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कोटा का चुनाव। जी मुरारी, तो जैसे जैसे आगामी लोकसभा चुनावों की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी गर्मा गर्मी भी बढ़ती जा रही है। और आंचल कहीं ना कहीं देखें तो सभी राजनीतिक दल अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, चुनावी अभियान कर रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, ताकि उनको इस बार जीत हासिल हो सके। और ऐसी एक अपील जो है वो राहुल गांधी भी वायनाड से करने वाले हैं। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो नया सवेरा में। और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी इस बार भी केरल के वायनाड से चुनावी मैदान में है। नामांकन से पहले राहुल वायनाड में रोड शो करने वाले हैं। मुकाबला इस बार CPI महासचिव डी राजा की पत्नी और CPI उम्मीदवार एनी राजा और BJP के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन के बीच है। केरल में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है, जबकि 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। तो राहुल गांधी भी आज नामांकन भरने वाले हैं। केरल की संसदीय क्षेत्र वायनाड सीट से आयशा खानम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा, आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी अपने आप में वायनाड से देखें तो अब एक लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन अगर चुनावी मुकाबले की बात की जाए तो एनी राजा, के सुरेंद्रन और राहुल गांधी के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन केरल में ये बात, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, इस बात को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि जब कांग्रेस और लेफ्ट इंडिया गठबंधन में एक साथ है, इंडिया गठबंधन में अलायंस पार्टनर हैं, तो क्यों राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने यही सवाल उठाया है कि क्या राहुल गांधी को अगर बीजेपी को चुनौती देना हो
तो क्या वो देश के दूसरे किसी हिस्से से चुनौती नहीं दे सकते थे? तो ये सवाल उठाया है केरल के मुख्यमंत्री ने। और साथ साथ जो बीजेपी के उम्मीदवार है यहाँ पर, जो केरल के बीजेपी अध्यक्ष भी है सुरेंद्र, उन्होंने राहुल गांधी पर कड़ा वार किया है और ये कहा है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर वायनाड से चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्योंकि राहुल गांधी के लिए ये देश में एक यही सेफ सीट बची हुई है और यहाँ से वो चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। जबकि राहुल गांधी वायनाड में एक सांसद होने के नाते वायनाड को उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी कि वो अपनी यात्राओं को लेकर देते रहे हैं। और चाहे तो वो वायनाड को एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बना सकते थे, लेकिन राहुल गांधी खुद टूर पर निकल जाते थे और उनकी पदयात्राएं जो है वो मशहूर रही, लेकिन ये पदयात्रा जो है वोटों में तब्दील नहीं हुई। और सुरेंद्र ने एक नारा यहाँ पर ये बुलंद कर दिया है कि वायनाड जो एक खूबसूरत टूरिस्ट इलाका है, जो एक हिली रीजन है, यहाँ पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देखा जाता है, हाथियों का हमला लोगों पर ज्यादा होता रहता है। तो सुरेंद्र ने यही कहा है कि वायनाड में जंगली हाथी जो है वो लोगों के बीच ज्यादा नजर आते हैं, राहुल गांधी से ज्यादा नजर आते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को कई सवालों के जवाब देने होंगे और उन्हें जो चुनौती है बीजेपी की तरफ से, सुरेंद्रन की चुनौती है, उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये मुकाबला ये है कि दो दोस्त आपस में खड़े हैं, यानी लेफ्ट से एनी राजा है और राहुल गांधी है। जी आयशा, हम एनी राजा को सुन रहे थे, उनका कहना था कि जो वायनाड की जनता है वो राहुल गांधी से नाराज है और जिस तरह से मुख्यमंत्री साहब ने ये साफ तौर पर कहा कि क्या एलडीएफ के खिलाफ खड़ा होकर वो ये संदेश देना चाहते हैं कि इंडी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, संदेश मैसेज तो यही जाता है, अंडरलाइनिंग मैसेज तो यही है कि राहुल गांधी जब लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट बहुत पहले ही तय कर दिया था, लगभग 15-20 दिन पहले उन्होंने अपना कैंडिडेट तय कर दिया था। इसके बावजूद कांग्रेस राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार बना दिया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, साफ बात है कि इंडिया गठबंधन में जो प्रत्याशी है, वो जो दोस्त है, जो अलायंस पार्टीज है, वो आमने सामने खड़े हैं। तो यहाँ पर अगर इन्हें एकजुट होकर, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार ये कहता है कि वो मोदी को चुनौती दे रहे हैं, वो मोदी का सामना कर रहे हैं, डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपस में ही एक दूसरे के सामने प्रत्याशी बनकर खड़े हैं। तो ये एक संदेश यही जा रहा है कि किस तरह से इंडिया गठबंधन में जो अलायंस पार्टनर्स है उनके बीच तालमेल की कमी नजर आ रही है। तो यही प्रचार के दौरान यही मैसेज जाएगा लेफ्ट पार्टीज की तरफ से और बीजेपी इसको जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और इसीलिए शायद इंडी गठबंधन के तमाम जो अलायंस के पार्टनर्स हैं उन्हें आपस में शायद पता भी नहीं होता कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर देश भर में जो राजनीतिक माहौल है उसे लेकर, जो कि गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में आगामी लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की गोंडा विधानसभा से कांग्रेस का गारंटी कार्ड बांटकर लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस बारे में दिल्ली अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि लोकसभा चुनावों में मतदाताओं के लिए कांग्रेस अपना गारंटी कार्ड जारी करेगी, जिसे घर घर पहुंचाने की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे करने जा रहे हैं। वहीं अब आपको लिए चलते हैं बिहार की राजनीति की तरफ, जहां बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है, जहां एनडीए की ओर से जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा ने नामांकन भी भर दिया है, लेकिन महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। हालांकि आरजेडी ने रुपौली की विधायक बीमा भारती को सिंबल सौंप दिया है और वह आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उधर कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं और पप्पू यादव लगातार कह चुके हैं कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। खैर, 24 की चुनौती में इन तमाम खबरों में बस इतना ही। और आइए अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। 9 केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत 54 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल
समाप्त हो रहा है। इनमें से 7 केंद्रीय मंत्रियों समेत 49 सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। वहीं शेष 5 सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। 7 केंद्रीय मंत्रियों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का कार्यकाल आज समाप्त होगा। अश्विनी वैष्णव को छोड़कर ये सभी केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन को एक और राज्यसभा कार्यकाल दिया गया। उच्च सदन में सेवानिवृत्त होने वाले समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हैं। इनमें से जया बच्चन और मनोज कुमार झा को उनकी पार्टी फिर से नामित कर चुकी है और हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से चुनाव हार चुके हैं। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर, जहां उनकी याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। याचिका में केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी गई है। आज की सुनवाई से पहले कल हाईकोर्ट में ईडी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है और कहा है कि शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ आप पार्टी को मिला है। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हवाला के जरिए साउथ ग्रुप से जुड़े हुए लोगों ने आप गोवा के चुनाव अभियान में 45 करोड़ रुपए की नकदी भेजी है। ईडी ने साथ ही कहा है कि आप कार्यकर्ताओं द्वारा वेंडर्स, सर्वे वॉलंटियर, विधानसभा प्रबंधकों वगैरह को गोवा में नकद भुगतान किए जाने के सबूत हैं। यह नकदी आप गोवा चुनाव अभियान में शामिल लोगों ने हासिल की है, जिन्हें आपसे सीधे उनके बैंक खातों में सैलरी मिलती थी। यह कहना बेतुका होगा आपकी याचिकाकर्ता, जो दिल्ली के सीएम हैं, खुद हवाला लेन देन को संभालेंगे। इसलिए इस साजिश के बारे में उनकी जानकारी ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लेन देन के इस्तेमाल में उनकी भूमिका को दिखाने वाला एक अहम सबूत है। अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति के निर्धारण में सीधे तौर पर शामिल हैं। इस नीति के जरिए कुछ लोगों को फायदा पहुंचाकर उनसे रिश्वत वसूलने में वो शामिल रहे हैं। केजरीवाल पार्टी के संयोजक है, पार्टी के कर्ता धर्ता है। रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार में किया गया है, ये ईडी ने दावा किया है। अब खबर महाराष्ट्र से, जहां के छत्रपति संभाजीनगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। कपड़े की दुकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रहीं। जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो 3 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पर कपड़े की दुकान थी जिसमें आग लग गई। फिलहाल सभी शवों को छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया और प्रशासन द्वारा जांच जारी है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या है अखबारों में आज मुख्यतः प्रकाशित खबरें, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। जनता से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सीट का मिजाज क्या कह रहा है। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद इस खास शो में आप सभी का स्वागत है और अब बारी हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए हम लिए चलते हैं आपको हमारे न्यूज रूम, जहां हमारी सहयोगी संध्या शर्मा मौजूद है। संध्या, सुप्रभात। क्या है आज अखबारों की मुख्य सुर्खियां?
सुप्रभात भावना और आंचल अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपलब्धि के मने जश्न की खबर के साथ, जिसे आज देश विदेश पेज पर दैनिक जागरण अखबार ने लिया है और बताया है कि 4 अरब लोगों को परोसा अन्न और इसीलिए यूएन में जश्न मनाया गया। दरअसल साल 2000 से शुरू हुई थी अक्षय पात्र भोजन योजना भारत में और इसका जश्न यूएन में मनाया गया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश यहां पर पढ़ा और पीएम ने संदेश में कहा कि गर्व और खुशी के साथ मैं अक्षय पात्र फाउंडेशन की टीम को 4 अरब लोगों को भोजन परोसने की इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। तो ये एक अच्छी खबर के साथ आज हमें हेडलाइन देखने को मिली है। इसके अलावा अभेद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर हरिभूमि अखबार ने ली है और बताया कि वायुसेना ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग पट्टी पर किए नॉट ट्रायल और ये जो सीमावर्ती इलाके हैं देश के, उनके सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से वायुसेना ने ये ट्रायल किया है। तो ये खबर आज अखबारों में देखने को मिली। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र में भारत किस तरह से उन्नति और प्रगति कर रहा है, उससे जुड़ी हुई खबर आज राष्ट्रीय सहारा अखबार ने ली है और बताया है कि इस क्षेत्र में जो वृद्धि है वो 16 साल के शिखर पर पहुंची है। दरअसल मार्च में इस क्षेत्र का PMI 59.1 अंक पर पहुंच गया है और आपको बता दें कि जब ये सूचकांक जो है वो 50 से ऊपर जाता है तो इसे विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार माना जाता है और अगर 50 से कम होता है तो उसे विस्तार में कमी मानी जाती है। तो ये भी एक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बदल चुका है और गर्मी के मौसम में अब बिजली की खपत भी लगातार बढ़ने लगी है। तो उसके लिए अब बिजली मंत्रालय ने बताया है कि 260 गीगावाट पहुंचने के ये अधिकतम मांग के आसार हैं और इसकी खपत को पूरी करने के लिए मंत्रालय कोयले के संयंत्रों का, कोयले के भंडार का को जमा करने का काम शुरू कर रहा है। तो ये भी आज एक खबर हमको देखने को मिली है क्योंकि देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भीषण गर्मी की मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई जा चुकी है। और चलते चलते हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट के माध्यम से एक खबर आपको अच्छी खबर बता देते हैं। काशी ने मन को शांति ही नहीं तन को शुद्ध सांसें भी दी है। दरअसल ये क्लाइमेट ट्रेंड्स ने 2022-23 और 2023-24 की सर्दियों के दौरान एक अध्ययन किया है। उसके माध्यम से आज एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और बताया कि सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र का शहर वाराणसी बीते 2 साल में साफ हवा में सांस ले रहा है और मंदिरों की नगरी काशी में जो PM है वो 2.5 का स्तर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाया गया है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है अलग अलग खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, तमाम अखबारों की सुर्खियों को हम तक समेट कर लाने के लिए और इन खबरों को इस मंच से साझा करने के लिए। तो नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से फोन पर की बात। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने आम चुनाव जीतने के बाद शपथ ले ली है। डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन ने 10 मार्च के चुनाव में मौजूदा सोशलिस्ट पार्टी पर मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। पश्चिम अफ्रीका के देश सेनेगल में बिसौरी डियामाए फे ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ली शपथ। उन्होंने देश में स्थिरता बहाल करने के और साथ साथ आर्थिक प्रगति लाने का भी किया वायदा। तुर्की के मध्य इस्तांबुल के नाइट क्लब में आग लगने के कारण 29 लोगों की मौत हो गई है। अग्निशामकों के क्लब में जले हुए और धुएं वाले प्रवेश द्वार को घेर कर बचाव शुरू किया गया। गवर्नर कार्यालय ने कहा है कि एक घायल व्यक्ति की हालत अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। तुर्की के न्याय मंत्री यिल्माज टुरक ने कहा है कि प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है और 5 लोगों को हिरासत में लेने का आदेश दे दिया गया है। और अब खबरें कारोबार जगत से, लेकिन फटाफट अंदाज में। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से 3 दिन की समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती होने की उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसकी बदौलत भारत आज डिजिटल लेन देन में सबसे आगे है।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में हर महीने 43.3 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें विक्रेता, खरीदार और भुगतान प्रणाली तीनों शामिल हों। सरकार ने निर्दिष्ट सीमा शुल्क स्टेशन के जरिए 1000 टन तक काला नमक चावल के निर्यात को दी अनुमति। काला नमक चावल और उसकी मात्रा के सर्टिफिकेशन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कृषि विपणन और विदेश व्यापार लखनऊ के निदेशक होंगे। चावल की इस किस्म के निर्यात को 6 महीने 6 सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से दी जाएगी अनुमति। इस साल भीषण गर्मी पड़ने से बिजली की मांग के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के अनुमानों को देखते हुए सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए अग्रिम योजना बनाने और गर्मी के मौसम में रखरखाव कार्यों से बचने का दिया निर्देश। बिजली मंत्रालय का अनुमान है कि इन गर्मियों के दौरान देश में अधिकतम मांग 260 गीगावाट तक पहुंच सकती है, जो पिछले साल सितंबर के रिकॉर्ड 243 गीगावाट से अधिक होगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कई इक्विटी शेयर्स की सदस्यता को दी मंजूरी। एक्सिस बैंक ने इससे पहले 113 रुपए प्रति शेयर पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 6% हिस्सेदारी हासिल करने का रखा था प्रस्ताव। वित्तीय संकट से जूझ रहे एजुकेशन से जुड़ी कंपनी बायजूस करीब 500 कर्मचारियों की करने जा रही है छटनी। कंपनी के इस कदम से नवीनतम दौर बिक्री कार्य, शिक्षक और कुछ ट्यूशन केंद्र होंगे प्रभावित। कारोबार जगत के बाद अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईपीएल में आज विशाखापट्टनम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने आज अपने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 20 रन से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग में मंगलवार को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ की टीम ने बाजी मारी है और उन्होंने आरसीबी को 28 रन से हरा दिया है। राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच 17 अप्रैल को होने वाला मुकाबला होगा 16 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मैच में सुरक्षा देने में कोलकाता पुलिस ने जताई थी असमर्थता। बेन स्टोक्स आगामी टी20 विश्व कप नहीं खेलेंगे। उन्होंने आगामी टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया है और इस संबंध में उन्होंने ईसीबी को सूचना दी है कि टीम के चयन के लिए उनके नाम पर विचार न किया जाए। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की अहम खिलाड़ी सारा ग्लेन वनडे सीरीज के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गई। सारा अपनी चोट से उबर नहीं पाई है। महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के चलते विवादों में आए एआईएफएफ सदस्य दीपक शर्मा को अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने किया अगले आदेश तक निलंबित। मोरक्को में खेली जा रही टेनिस की मार्केश ओपन में भारत के सुमित नागल ने शानदार खेल दिखाते हुए खुद को अंतिम 16 में पहुंचाया। नागल ने मंगलवार को फ्रांस के क्वारंटीन माउटेट को 4-6, 6-3, 6-2 से शिकस्त दी। अमेरिका की डैनियल कॉलिंस चार्ल्सटन ओपन के अगले दौर में पहुंचने में कामयाब रही है। डैनियल कॉलिंस ने स्पेन के पाउला बडोसा को 6-1, 6-4 के सीधे सेट में पराजित कर अगले चरण में जगह बनाने में सफलता हासिल कर ली है। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र की आभा पर 8-0 की धमाकेदार जीत में चमके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लगाई हैट्रिक। और अब खबरें देख लेते हैं फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। बिग बी ने मुंबई में समुद्र के अंदर देश की पहली टनल की यात्रा की। यात्रा के दौरान बिग बी काफी आश्चर्यचकित नजर आया। अमिताभ ने एक्स पर अपने फैंस के लिए इस यात्रा का एक वीडियो भी साझा किया। अजय देवगन स्टार स्पोर्ट्स ड्रामा बायोपिक मैदान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 2 मिनट के इस ट्रेलर में अजय देवगन देश भर में घूम घूमकर फुटबॉल खिलाड़ी इकट्ठे करते नजर आ रहे हैं। विद्या बालन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 2 और 2 प्यार को लेकर चर्चा में है। ये फिल्म 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार। इससे पहले निर्माताओं ने 2 और 2 प्यार का नया गाना तू है कहां किया जारी।
फिल्मकार बोनी कपूर ने साल 2009 में सलमान खान को लेकर फिल्म वांटेड बनाई थी। बोनी कपूर अब वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं। करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन की फिल्म क्रू ने लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म ने अब तक 34 करोड़ के आसपास की कमाई की है। फिल्म जेएनयू की रिलीज टाल दी गई है। ये फिल्म पहले 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। फिल्म के निर्माताओं ने अभी तक फिल्म की रिलीज टलने का कारण नहीं बताया है। हालांकि कहा गया है कि नई रिलीज डेट का जल्दी ऐलान किया जाएगा। और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। आपकी सेहत की बात करें तो अक्सर खाते या पीते समय सफाई को लेकर खासा ध्यान आप नहीं देते हैं। अगर खाने में सफाई को लेकर लापरवाही हो तो फूड पॉइजनिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। फूड पॉइजनिंग के क्या लक्षण हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। दूषित भोजन या जल के सेवन से फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण खाना खाने के तुरंत बाद नजर नहीं आते। बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचने के बाद पनपते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जिसके बाद व्यक्ति में बीमारी के लक्षण नजर आने लगते हैं। खाने के साथ यदि ज्यादा बैक्टीरिया निगल लिए जाएं, तो बीमारी के लक्षण जल्द नजर आते हैं। फूड पॉइजनिंग एक आम समस्या है जो हमें रोज़मर्रा में देखने को मिलती है और आजकल के खान पान को के कारण बहुत ही कॉमन हो गई है। फूड पॉइजनिंग अस्वच्छ खाने से, बिना आधा पके हुए खाना खाने से, पुराने खाने से और ख़राब खाने से हो सकती है। बाहर के खान पीन से भी बहुत कॉमन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाहर बनती हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है और हमें उनके बारे में नहीं पता होता। उनका सेवन करने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग के लक्षण जो होते हैं वो आमतौर पर होते हैं उल्टी आना, पेट में दर्द होना और अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है तो उसके साथ लूज़ मोशन होना, साथ में पेट दर्द ज़्यादा हो जाना, बुखार होना, और ये सभी जो हैं ये फूड पॉइजनिंग के लक्षण होते हैं। फूड पॉइजनिंग होने पर व्यक्ति को उल्टी और दस्त की संभावना होती है। इसके साथ बुखार हो सकता है। उल्टी और दस्त अधिक होने पर व्यक्ति में निर्जलीकरण का खतरा बना रहता है। ऐसे में निर्जलीकरण से बचाव के लिए आवश्यक है कि उसको ORS का घोल देते रहें। फूड पॉइजनिंग से बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं। एक तो हम हमेशा अपना जो खाना है वो हाथ धोकर खाएं, स्वच्छ खाना बनाएं, ताज़ा खाना बनाएं, उतना ही मात्रा में बनाएं जितना कि हमें सेवन करना हो। अगर हम बाहर से खाना खा रहे हैं तो उसकी शेल्फ़ लाइफ एक बार पहले चेक कर ले। खाने से पहले कोशिश करें कि बाहर का खाना ना ही खाएं, लेकिन अगर खाना पड़ रहा है तो देखें कि वह ताज़ा बना है या नहीं बना है, पुराना या बासी खाना तो नहीं खा रहे, इसका ध्यान रखें। जैसे ही आपको लगता है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है और उसके लक्षण आ रहे हैं तो पहले घरेलू उपचारों से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार ज़्यादा तेज़ है और जो घरेलू उपाय हैं उनसे आराम नहीं हो रहा है तो आप अपने आसपास के नज़दीकी डॉक्टर से जाकर संपर्क करें जो आपको दवाई देगा और बीमारी के इलाज में सहायता करेगा। खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले हाथ अवश्य धोएं। सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें। ध्यान रखें कि बर्तन साफ हों। थोड़ी सावधानी रखने से फूड पॉइजनिंग की समस्या से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल से जून तक गर्मी की मार काफी अधिक रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। आज और फिर 5 और 6 अप्रैल को पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और हल्की बर्फबारी संभावना है। इसका असर दिल्ली NCR पर दिखेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी में तेज हवाएं चल सकती हैं जिससे तेज गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति की भी संभावना जताई गई है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय में बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी संभव है। आइए अब देखते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
इस खास अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं जापान की राजधानी टोक्यो में। यहाँ बारिश से पहले खिलने वाले चेरी ब्लॉसम को देखने के लिए दूर से लोग आ रहे हैं। तो आप भी इन रंग बिरंगे फूलों का आनंद लीजिए। आपकी भी सुबह ऐसी और आने वाला दिन भी ऐसा ही खुशनुमा हो। मुझे आंचल और हमारी नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।